माय लवली स्टूडेंट्स, सो हम आज करने वाले हैं अबाउट द आइडल सॉल्यूशन। आइडल एंड नॉन आइडल आपके सिलेबस में है, तो हम सबसे पहले करते हैं अबाउट द आइडल सॉल्यूशन कि आइडल सॉल्यूशन होते क्या है। देखो, पूरी डिटेल में मैं सारे पॉइंट्स आपको कवर करूंगी। पूरी डिटेल में जाने से पहले मैं आपको वैसे ही लेमन आइडिया देती हूँ कि आइडल सॉल्यूशन क्या होता है। देखो, हम दो चीज़ों को मिक्स करते हैं, ये तो आपको पता है। सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट को हम मिक्स करते हैं तो आपके पास एक सॉल्यूशन मिल जाता है, राइट। ये तो आपको पता होगा। अब ये क्या होता है, आइडल सॉल्यूशन क्या होता है। सपोज आपने यहाँ पे 20 ml, ठीक है, कोई लिक्विड लिया, सॉल्वेंट लिया, और यहाँ पे 10 ml आपने क्या लिया, सॉल्यूट लिया आपने। तो आपको क्या एक्सपेक्टेड है कि सॉल्यूशन जो बनेगा उसका वॉल्यूम कितना होगा। ऑब्वियसली जितना आपने ऐड करा है, तो मतलब 20 + 10 आप करोगे, दैट मीन्स आप 30 ml एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आपको 30 ml का सॉल्यूशन मिलेगा। ठीक है, आप ऐसे सोचो कि हमेशा तो यही होता है, बट ये सिर्फ किस केस में है, इट इज़ ओनली एप्लीकेबल फॉर द आइडल सॉल्यूशन। ऐसे सॉल्यूशंस को बोलते हैं आइडल सॉल्यूशन। जो आप इमेजिन करते हो वो आइडल सॉल्यूशन होते हैं कि 20 आपने किसी एक लिक्विड डाला, 10 आपने दूसरा लिक्विड डाला, और आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि सॉल्यूशन कैसे बनेगा, सिंपली इनका सम बनेगा, दैट मीन्स 30 ml बनेगा। बट ऐसे भी सॉल्यूशन है जिनका कि अगर आप 20 + 10 डाल रहे हो तो जो सॉल्यूशन बनेगा वो कई बार 30 से ज़्यादा बन सकता है और 30 से कई बार कम भी बन सकता है। तो ऐसे सॉल्यूशन को कहा जाता है नॉन आइडल सॉल्यूशन। सो फर्स्टली आइडल सॉल्यूशन का आपको रफली एक आइडिया दे दिया मैंने, ये होते हैं आइडल सॉल्यूशन। ठीक है, आइडल वैसे भी आपने करा होगा, आइडल गैसेस एंड रियल गैसेस में। आइडल क्या होती थी, आइडल कोई भी चीज़ वो होती है जो स्ट्रिक्टली फॉलो करती है रूल्स को। जैसे आइडल गैस क्या होती थी, गैस लॉज को फॉलो करती थी, रियल नहीं करती थी। अब आइडल सॉल्यूशंस में भी यही हो जाएगा कि ये सेट ऑफ जो पैरामीटर्स है उसको फॉलो करेगी। और देखो, जैसे हमने प्योर ए ले लिया, प्योर बी ले लिया, सपोज ये सॉल्वेंट है, ये सॉल्यूट है, और दोनों को आपने मिक्स करा और आपको एक सॉल्यूशन मिल गया। अब आपको पता है प्योर ए है, दैट मीन्स यहाँ पर क्या हो गए, यहाँ पर आपके ए के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हो गए। ठीक है, और जो प्योर बी है उसमें क्या होगा, प्योर है तो इसका मतलब यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ बी के ही मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, नॉट ऑफ द ए। एंड यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर सम ए के मॉलिक्यूल्स हो गए एंड सम ऑफ यहाँ पे क्या हो गए, बी के भी आपके पास मॉलिक्यूल्स हो गए, क्योंकि अब ये सॉल्यूशन बन चुका है। नाउ आइडल सॉल्यूशन क्या बताता है, याद रखना, फर्स्ट पॉइंट आता है अबाउट द आइडल सॉल्यूशन। सबसे बेसिक चीज़ है और इसी से सारी चीज़ें एक्सप्लेन होगी आगे के पॉइंट्स कि जो ए इंट्रैक्शंस है। अब यहाँ पर देखो कि ऑब्वियसली ए पार्टिकल है, तो ए और ए के बीच में कोई इंट्रैक्शन होगी, बॉन्ड होगा, फोर्स होगी। ठीक है, उसी तरह से बी और बी इंट्रैक्शन, मतलब बी और बी के बीच में कोई फोर्स होगी, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होगी। ठीक है, जिससे इसने बी को जोड़ा हुआ है। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पे ए एंड बी है, तो यहाँ पे ए बी इंट्रैक्शंस हो जाएगी। ठीक है, तो हम लिखते हैं यहाँ पे ए इंट्रैक्शन एंड बी इंट्रैक्शंस इज इक्वल टू ए बी इंट्रैक्शन। बोलने का मतलब क्या है, देखो जो इंट्रैक्शंस है, इंट्रैक्शंस का मतलब है, इंट्रैक्शंस मीन्स, इंट्रैक्शंस क्या होगी, इंट्रैक्शंस मीन्स फोर्स बिटवीन मॉलिक्यूल, की मॉलिक्यूल को किस फोर्स ने जोड़ा हुआ है, वही इंट्रैक्शन है। अब क्या कहा जा रहा है, जो आइडल सॉल्यूशन होता है उसमें जो प्योर ए है, दैट मीन्स उसमें जो ए के बीच की फोर्स है, ठीक है, ए के बीच की जो फोर्स है वो इक्वल होती है जो यहाँ पर बी और बी के बीच की फोर्स है। बी और बी के बीच की जो फोर्स है वो इक्वल होती है, और वो किसके इक्वल होती है, जिस फोर्स ने ए और बी पार्टिकल को जोड़ा हुआ है। मतलब ए और बीच की जो इंटरेक्शन कहो या फिर फोर्स कहो, वो इक्वल हो जाएगी। दैट मीन्स ए और ए को जिस फोर्स ने जोड़ा है वो भी सेम स्ट्रेंथ की होगी, जो कि बी की फोर्स होगी, जो कि ए बी की फोर्स होगी। ये होते हैं आपके आइडल सॉल्यूशन। मेन चीज़ आपकी ये याद रखनी है दैट ए इंट्रैक्शन इज इक्वल टू बी इंट्रैक्शन इज इक्वल टू ए बी इंट्रैक्शन। मतलब सॉल्वेंट में जो इंट्रैक्शन है वही सॉल्यूट में इंट्रैक्शन है और वही आपके सॉल्यूशन में इंट्रैक्शन है, और यही बेस है आपका आइडल सॉल्यूशन का। अब इससे बहुत ही ज़्यादा कहानी चेंज हो जाएगी आपकी। अब देखो, दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है दैट इट फॉलोज रॉल्ड्स लॉ, जो हमने पिछली वीडियो में करा था। नहीं करा तो आप प्लेलिस्ट से देख सकते हो, मैंने सारा डिटेल में बताया है।
इट फॉलोज रॉल्स लॉ एट ऑल कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर, चाहे जो भी हो ये फॉलो करते ही करते हैं जो आइडल सॉल्यूशन होते हैं। अब रॉल्स लॉ क्या होता है आपको पता है, अकॉर्डिंग टू द रॉल्स लॉ क्या होता है कि पी ए, किसी का भी प्रेशर ऑफ एनी कंपोनेंट ए लिख लिया हमने, वो इक्वल होता है उसका जो प्योर स्टेट में प्रेशर होगा और काई ऑफ ए, दैट मीन्स उसका मोल फ्रैक्शन लिक्विड में क्या होगा। ठीक है, अगर ये रॉल्स लॉ फॉलो करता है आइडल सॉल्यूशन, दैट मीन्स जो ये रॉल्स लॉ के फॉर्मूला है उसको भी फॉलो करेगी। तो रॉल्स लॉ के फॉर्मूला मैं लिख रही हूँ यहाँ पे, पी बी नॉट काई ऑफ ए, ये तो होते हैं कंपोनेंट्स में, और आपको पता होगा मैंने पिछली वीडियो में करवाया है कि टोटल प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी, जो प्रेशर ए कंपोनेंट एक्सर्ट कर रहा है एंड बी कर रहा है उनको प्लस कर दो तो आपको टोटल प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो आप पी ए नॉट काई ऑफ ए प्लस पी बी नॉट काई ऑफ बी लिखोगे। ठीक है, काई ऑफ बी आप लिख लोगे और ये आपके पास फॉर्मूला होगा। दैट मीन्स अगर ये आइडल सॉल्यूशन है तो ये रॉल्स लॉ को भी फॉलो करता है। मतलब क्या बोला जा रहा है कि जो ये आइडल सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन बना, अगर हम इसका पीटी निकालना चाहे, टोटल प्रेशर निकालना चाहे, तो हम किससे निकालेंगे, रॉल्स लॉ के फॉर्मूला से निकालेंगे, और जो रॉल्स लॉ के फॉर्मूला से निकाला जाएगा वो इक्वल आएगी इनके रिजल्ट। अब देखो मैं क्या बताने जा रही हूँ, आपको ये तो पता चल गया है कि इट फॉलोज रॉल्स लॉ, मतलब ये जो फॉर्मूलाज है वो ये लगेंगे इस सॉल्यूशन में, ये फॉर्मूलास लगेंगे। इसका क्या मतलब हुआ, इसका ये मतलब हुआ कि जो पी थ्योरेटिकल है, ध्यान से देखना, जो पी थ्योरेटिकल है वैल्यू वो इक्वल्स टू हो जाएगी पी ऑब्जर्व्ड के, पी ऑब्जर्व्ड के। अब घबराना नहीं है, मैं बताने वाली हूँ क्या होता है। देखो थ्योरेटिकल वैल्यू क्या होती है, थ्योरेटिकल का मतलब है कि जो बाय फॉर्मूला से आ रही है, जो वैल्यू मतलब प्रेशर जो आप कैसे कैलकुलेट कर रहे हो, बाय अप्लाइंग बाय फॉर्मूला। ठीक है, फॉर्मूला लगा के आ रहा है, फॉर्मूला भी कौन सा, रॉल्स लॉ का अगर लगाओगे आप, ठीक है, रॉल्स लॉ के फॉर्मूला अगर लगाओगे जैसे कि ये वाला, इससे इसमें वैल्यू डाल के जो प्रेशर आएगा उसको पी थ्योरेटिकल कहेंगे, और वो किसके इक्वल होगा, पी ऑब्जर्व्ड। पी ऑब्जर्व्ड क्या आया, कौन सा प्रेशर, जो कि हम बाय एक्सपेरिमेंट मतलब बाय मैनोमीटर, मैनोमीटर फ्लूइड के प्रेशर को मेज़र करने वाला इंस्ट्रूमेंट है, जो कि प्रेशर हमने मैनोमीटर से मेजर करा है या फिर हमने कोई एक्सपेरिमेंट से ऑब्जर्व करा है, वो वाला प्रेशर। अब देखो दो तरह के प्रेशर आपने कर लिए, एक तो आपने अपना एक्सपेरिमेंट करा और देखा कि प्रेशर क्या आ रहा है तो वो पी ऑब्जर्व्ड है, और दूसरा क्या है, आपने वैल्यूज़ जो आपको पता थी रॉल्स लॉ के फॉर्मूला से थ्योरेटिकली, मतलब एक्सपेरिमेंट नहीं करा, सिर्फ थ्योरी वाइज आपने ये पी थ्योरेटिकल निकाल दिया। क्योंकि अब ये कहा जाता है कि आइडल सॉल्यूशन में जो रॉल्स लॉ फॉलो होता है, इसी वजह से क्या हो गया, जो पी थ्योरेटिकल जो हमने बाय फॉर्मूलाज जो वैल्यू निकाली थी वो इक्वल आएगी पी ऑब्जर्व की। मतलब हम देखेंगे कि अगर हम एक्सपेरिमेंट करेंगे आइडल सॉल्यूशन में तो वो वैल्यू सेम आती है। तो एक और इम्पॉर्टेंट आपको पॉइंट मिल गया कि हमेशा जो आइडल सॉल्यूशंस होते हैं उनके पी थ्योरेटिकल एंड जो पी ऑब्जर्व होते हैं, एक्चुअल में जो एक्सपेरिमेंट करके आप देखते हो वो सेम आता है। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि ये रॉल्स लॉ को फॉलो कर रहा है और आपके यही वाले फॉर्मूलाज ये लग रहे हैं, इन्हीं फार्मूला के अकॉर्डिंग आपको रिजल्ट मिल रहा है, कोई डेविएशन कोई चेंजिंग नहीं है। और फॉर्मूला कौन से है रॉल्स लॉ के, ये वाले। ओके, तो ये हो गया, दैट मीन्स रॉल्स लॉ ये आइडल सॉल्यूशन अगर फॉलो करता है, और ये इंपॉर्टेंट है आपका, ये रिलेशन आपको याद रखना है ना। अगर ये रॉल्स लॉ को फॉलो करता है तो इट ऑल्सो फॉलोज द रॉल्स लॉ ग्राफ। रॉल्स लॉ ग्राफ क्या बताता है आपको याद होगा, जब मैंने पीछे वाली वीडियोस में करवाया है, जाके देख लेना, कि अगर हम प्रेशर और मोल फ्रैक्शन, ठीक है, मोल फ्रैक्शन का ग्राफ बनाते थे तो आपके पास कैसे आता था, इसका ग्राफ आपके पास ऐसे आता था, जो पी ए कॉम्पोनेंट था उसका इस तरह से ग्राफ आ जाता था, ठीक है, और जो पी बी था वो कहीं आपका यहाँ पर आ जाता था, ये पी ए होता था, ये पी आपका बी होता था, और जो यहाँ दोनों को ज्वाइन कर रही है वो होती थी पी टोटल वाली कर्व। मतलब पी टोटल वाली लाइन, पी टोटल क्या होता है, पी ए वाला प्रेशर और पी बी की वजह से प्रेशर, और उन दोनों को आप प्लस कर दोगे। ओके, और यहाँ पर क्या होता था आप डिटेल में देख सकते हो, वीडियो मैंने बनाई है, यहाँ पे काई ए इक्वल्स टू 0 होता था और काई ए इक्वल्स टू 1 होता था, ठीक है, इस तरह से होती थी ये चीज़ें। दैट मीन्स जो आइडल सॉल्यूशन है वो इस ग्राफ को भी
फुलफिल करेगी, सेटिस्फाई करेगी, मतलब ये फॉलो करते हैं इस ग्राफ को, क्योंकि रॉल्स लॉ को ये फॉलो कर रहे हैं। तो सेकंड पॉइंट था आपका ये, फर्स्ट पॉइंट था अबाउट द इंट्रैक्शन सेम होती है, सेकंड था कि ये रॉल्स लॉ को फॉलो करते हैं, और फिर था कि इनमें पी थ्योरेटिकल और ऑब्जर्व जो वैल्यू हम देखेंगे वो बिल्कुल एग्जैक्टली सेम आएगी, और ये था कि रॉल्स लॉ के ग्राफ को भी ये फॉलो करते हैं। नेक्स्ट में हम देखते हैं अबाउट द डेल्टा वी मिक्सिंग। देखो ध्यान से देखना, डेल्टा वी मिक्सिंग क्या होता है कि जब हम क्या चेंज आ रहा है, जब हम दो मिक्सचर्स को मतलब सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट को मिक्स कर रहे हैं। देखो डेल्टा वी मिक्सिंग क्या होता है, वी एफ माइनस वी ए प्लस वी बी। वी एफ क्या हो जाएगा, फाइनल वॉल्यूम ये है, ठीक है, फाइनल वॉल्यूम ये है, वॉल्यूम क्या हो गया, ये वॉल्यूम है, कितना उसने स्पेस घेरा हुआ है, इज द वॉल्यूम। प्योर ए प्योर बी एंड हमारा सॉल्यूशन आ गया। तो अगर इसका वॉल्यूम मैं वी ए ले लूँ और इसका वॉल्यूम मैं वी बी ले लूँ, एंड यहाँ पर जो फाइनल है उसका वॉल्यूम हम ले लेते हैं वी एफ। तो आप डेल्टा वी मिक्सिंग कैसे देखोगे, डेल्टा वी मिक्सिंग होता है डिफरेंस कि जो फाइनल है माइनस इनिशियल, फाइनल कितना आपके पास बन रहा है, वी एफ लिख लिया मैंने, माइनस इनिशियल आपने कितना मिक्स करा था, मिक्स कितना करा था, वी ए प्लस वी बी को दोनों को मिक्स करा था, फिर जाके फाइनल बना था, मतलब वी मिक्सिंग होता है ये। और आइडियल सॉल्यूशन के लिए क्या होता है, वी मिक्सिंग इक्वल्स टू 0 होता है। अब देखो किस तरह से ये वाली चीज़ देखनी है, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। सपोज़ आपने यहाँ पे ले लिया 20 ml, ठीक है, 20 ml लिया है, यहाँ पर आपने ले लिया 30 ml, और आपने देखा जब आपने ये मिक्स करा तो आपके पास ये क्या बन रहा है, आपने देखा ये आपके पास 50 ml बन रहा है। तो यहाँ पर देखो जो ये वॉल्यूम्स है वो कैसे है, आपने 20 एंड 30 को मिक्स करा तो आपके पास वी इनिशियल कितना आ गया, दोनों का मिला के आपके पास आ गया 50 ml, ठीक है, कि आपने 50 ml दोनों को मिलाया और एक्सपेक्ट था कि कितना बनेगा, 50 ही बना। इसका मतलब क्या हुआ, जो डेल्टा वी मिक्सिंग है, जो डेल्टा वी मिक्सिंग आई आपके पास, मतलब मिक्स करने के बाद जो चेंज आया वो कितना आया, चेंज कुछ आया, 50 मिक्स करा था और 50 ही बना, मतलब 20 एंड 30 मिक्स करा था तो एक्सपेक्टेड क्या था, 50 एक्सपेक्टेड था और 50 ही बना। तो मतलब फाइनल माइनस ये करोगे तो आपके पास ये 0 आएगा, मतलब कोई चेंज ही नहीं आया, जितना आपने ऐड करा था उतना ही आपके पास बना, जो कि आप रियली एक्सपेक्ट भी करते हो हर सिचुएशन में, ठीक है। और कई ऐसे केसेस होते हैं जिसमें ये ज़्यादा बन जाता है, ये सॉल्यूशन या तो 60 ml चले जाना था या फिर वो 40 ml चले जाना था, ठीक है, तो इस केस में वो आइडियल सॉल्यूशन नहीं रहते हैं। तो ये था, और इसका रीज़न क्या है, इम्पोर्टेंस क्या है इसमें, इम्पॉर्टेंट इज़ द रीज़न, ऐसा क्यों हुआ कि जितना आपने वॉल्यूम डाला उतना ही आपके पास फाइनल में वॉल्यूम बना। ये होता है बिकॉज ऑफ द इंट्रैक्शंस जो आपने पढ़ी है, सभी ये जो चीज़ है वो इंट्रैक्शन के बीच रिवॉल्व कर रही है। ऐसा क्यों हुआ, रीज़न क्या है, क्योंकि जो ए इंट्रैक्शंस है, ए इंट्रैक्शन है वो आपने पढ़ी थी कि फॉर द आइडियल सॉल्यूशन ए इंट्रैक्शन इज इक्वल टू द बी इंट्रैक्शन इज इक्वल्स टू द ए बी इंटरेक्शन। ए बी किसकी है, जो आपकी सॉल्यूशन में प्रेजेंट है, ठीक है, ये इंटरेक्शंस आपकी इक्वल है। इंटरेक्शन इक्वल होने से क्या होगा, देखो इंटरेक्शन इक्वल होने से क्या होगा, डिस्टेंस पे बहुत फ़र्क पड़ता है इंटरेक्शन का। जब आप ए इंटरेक्शन मान लो, ये ए और ए के बीच में इंटरेक्शन है, ठीक है, ये बी और बी के बीच में इंटरेक्शन है। अब यहाँ इंटरेक्शन का क्या मतलब होता है, इंटरेक्शन इज़ नथिंग बट द फोर्स। इंटरेक्शन सेम होने का मतलब कि यहाँ पे सेम फोर्स है, सेम फोर्स ने इन दो मॉलिक्यूल्स को हेल्ड करके रखा हुआ है। अब क्या हो जाएगा, अगर फोर्स सेम रहेगी तो ये जितना इतने डिस्टेंस ऑक्यूपाई करा हुआ है इस मॉलिक्यूल ने, वो इतना ही करेगा। सपोज अगर इंटरेक्शन वीक हो जाती, वीक इंटरेक्शन होने की वजह से ये ए और ए दूर चला जाता, इंटरेक्शन वीक है, अगर आपको पता है वीक अगर फोर्स हो दोनों के बीच में तो डिस्टेंस इनका बढ़ जाता है, वीक हो जाएगा तो ये दूर चले जाएगा, तो यहाँ पर देख लो ये डिस्टेंस कितना ऑक्यूपाई कर रहा है, ये एरिया कितना ऑक्यूपाई कर रहा है, वो हो जाएगा मोर। यहाँ पे कितना था, वो लेस था। इसी वजह से अगर इनमें ए बी बी और ए बी में इंटरेक्शन मतलब फोर्सेस सेम है, तो इसका मतलब वो सेम डिस्टेंस ऑक्यूपाई कर रहे हैं। दैट मीन्स जो सॉल्यूशन होगा उसमें वो सेम डिस्टेंस पे रहेंगे। तो डिस्टेंस अगर ये इतना है, इनको प्लस करके वो क्या है, वो वॉल्यूम कितना है वो सेम ही रहेगा, क्योंकि जो इंटरेक्शन है उनको एक स्पेसिफिक डिस्टेंस पे वो रख रही है, डिस्टेंस नहीं बढ़ रहा है, क्योंकि इंटरेक्शन का जो फोर्स का मैग्नीट्यूड है वो सेम है।
ठीक है, उसने उसको एक ही फोर्स से, एक ही ताकत से पकड़ के रखा हुआ है। अगर ये होती कि फोर्स कम हो जाती तो ये बहुत ज़्यादा दूर चले जाते, इसकी वजह से क्या होता कि वॉल्यूम बढ़ जाना था, क्योंकि मॉलिक्यूल दूर दूर चले जाने थे। यही रीज़न है कि ये इंट्रैक्शन है। और हम यहाँ पर लिखते हैं कि इंट्रैक्शन है, तो इसका मतलब फोर्स सेम है, फोर्स सेम है सभी के बीच में। दैट मीन्स उसका मतलब क्या हो गया कि सेम वॉल्यूम ऑक्यूपाई होगा, सेम वॉल्यूम ऑक्यूपाई होगा। ठीक है, क्योंकि कोई डिस्टेंस नहीं बढ़ेगा, जितना डिस्टेंस था उतना ही रहेगा। इसका रीज़न है ये इंट्रैक्शंस। अब आते हैं डेल्टा एच मिक्सिंग के बारे में। अब डेल्टा एच मिक्सिंग इक्वल्स टू 0 होता है आइडल केस में। ठीक है, ये क्यों होता है? देखो, डेल्टा एच मिक्सिंग का क्या मतलब है कि जो हीट एब्जॉर्व करी गई वो इक्वल्स टू हीट इवॉल्व। जितनी हीट एब्जॉर्व करेंगे उतनी ही हीट आपको बाहर निकलती हुई दिखेगी। ठीक है, मीन्स नो एडिशनल हीट इज गिवन टू द सॉल्यूशन, कि बाहर से, जैसे देखो हमने दो सॉल्यूशन को मिक्स करा, ए एंड बी को मिक्स करा, ठीक है, तो उसकी रिएक्शन करवाने के लिए ये बोल रहा है डेल्टा एच मिक्सिंग 0 का मतलब है कि बाहर से हमें ना कोई हीट देनी पड़ी और ना ही एक्स्ट्रा कोई हीट सॉल्यूशन से निकलती हुई नजर आएगी। ये एक स्टेबल जैसा लगेगा जिसमें कि हीट की कोई ज़रूरत नहीं है, आपस में ही जो रिएक्शन हो रही है उसी से हीट निकल रही है और उसी हीट को यूज़ करा जा रहा है। अब देखो, means no additional heat is given to the solution and no heat is evolved from the solution। ठीक है, हीट रिलीज्ड इन मेकिंग। अब क्या होगा, जो यहाँ पे ए और बी, आपको पता है बॉन्ड्स जब बनते हैं तो क्या होता है, हीट रिलीज होती है। अब जब यहाँ पे जो बॉन्ड्स बनेंगे वहाँ से हीट जो रिलीज होगी वो हीट कहाँ यूज़ होगी, इन दोनों के बॉन्ड्स को ब्रेक करने पे। इसका मतलब नेट जो ओवरऑल, हमने तो नेट देखना है ना चेंज डेल्टा एच का, मतलब जो नेट ओवरऑल है डेल्टा एच इन द सॉल्यूशन वो हमेशा 0 रहेगा, क्योंकि कोई हीट की ना ज़रूरत है ना निकल रही है, ये आपस में ही कंपनसेट कर रहे हैं। अब देखो ये कैसे होता है। सपोज ए आपको पता है जो रिएक्टेंट्स होते हैं, मतलब अगर बॉन्ड को ब्रेक करना है आपने, जैसे बॉन्ड को ब्रेक करना है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर भी ब्रेक करना है, यहाँ पर भी ब्रेक करना है, तो वो क्या होती है, हीट जो होती है वो रिक्वायर्ड होती है। ठीक है, रिक्वायर्ड होती है टू ब्रेक द बॉन्ड्स। इन बॉन्ड्स को ब्रेक करने के लिए यहाँ पे हीट की ज़रूरत है, रिक्वायर्ड। सपोज़ यहाँ पे जो हीट रिक्वायर्ड है वो कितनी इसने करी, वहाँ ये इसने करी 20 जूल, और ये 20 जूल यहाँ पे हीट लगी इन दोनों को तोड़ने के लिए। अब क्या है, जब यहाँ पर ए और बी बनेगा तो यहाँ पे क्या है, हीट रिलीज़ होगी, क्योंकि कभी भी अगर आपका कोई बॉन्ड बनता है तो हीट आपकी रिलीज़ होगी। और वो रिलीज़ भी कैसे होगी, अब देखो यहाँ पे 2 मोल्स आएंगे क्योंकि हमें बैलेंस करना है। ठीक है, अब क्या होगा, यहाँ पे सपोज़ आपके पास क्या हुआ, यहाँ पे 40 जूल आपने देखा कि यहाँ पे एनर्जी निकल रही है। ठीक है, तो आप ये देखो कि जो हीट रिलीज़ है, जो आपके पास हीट रिक्वायर्ड थी, रिक्वायर्ड हीट कितनी आपको रिक्वायर्ड थी, 20 इसको तोड़ने के लिए, 20 इसको तोड़ने के लिए, वो 40 जूल रिक्वायर्ड थी। ठीक है, वो किसके इक्वल हो गई, हीट रिलीज, जो बाहर निकली हीट रिलीज। ठीक है, वो कितनी है आपके पास, वो भी 40 जूल है। इसका मतलब क्या है, जितनी हीट रिलीज हुई वही हीट किस में यूज़ हो गई, हीट जो बॉन्ड्स को ब्रेक करना है। इसका मतलब डेल्टा एच इस केस में हो जाएगा इक्वल्स टू 0, क्योंकि कोई भी हीट ना एब्जॉर्व हुई, ओवरऑल देखा जा रहा है, ना कोई सॉल्यूशन से बाहर हीट निकलते हुए दिखी, ना सॉल्यूशन में कोई हीट की ज़रूरत पड़ी। ठीक है, ये इसी वजह से होता है। अब इसका रीज़न क्या है, रीज़न इज़ इम्पॉर्टेंट। जैसे ये था रीज़न, यहाँ पे अगेन वही है कि ए इंट्रैक्शन जो है, ए इंट्रैक्शन और बी जो इंट्रैक्शन है वो इक्वल्स टू है ए बी इंट्रैक्शन के। यही रीज़न है इसका, क्योंकि क्या होता है ना, यहाँ पर देखो, क्योंकि यहाँ पर जो बॉन्ड्स बने हैं, जो यहाँ पर बॉन्ड्स बने हैं, हीट की अगर बात करें, जो ए और ए बॉन्ड है एंड बी इसके बीच में इंट्रैक्शन है, अगर मान लो वो सेम इंट्रैक्शन है, मतलब सेम फोर्स है दोनों के बीच में, तो जो यहाँ पर एनर्जी देनी पड़ेगी ब्रेक करने के लिए, वो क्या हो जाएगी, इक्वल एनर्जी देनी पड़ेगी यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर भी इक्वल एनर्जी देनी पड़ेगी, यहाँ पर भी बॉन्ड ब्रेक करने के लिए इक्वल एनर्जी देनी पड़ेगी, और जो यहाँ पर बॉन्ड आपका बनेगा, जो यहाँ पे बॉन्ड बनेगा, ट्वाइस लिख लेते हैं, जो यहाँ पे बॉन्ड बनेगा उसमें भी सेम एनर्जी अब क्या करेगी, रिलीज़ करेगी।
ठीक है, ये बात हमेशा याद रखना। अगर सेम सेम इंट्रैक्शन हो तो सेम एनर्जीज होती है, सिर्फ फ़र्क क्या होता है, यहाँ पे एनर्जी क्या है, रिक्वायर्ड है, ठीक है, यहाँ पे एनर्जी रिक्वायर्ड है, जैसे 20 जूल यहाँ पे रिक्वायर्ड होगी, यहाँ पे भी 20 जूल आपकी रिक्वायर्ड होगी बॉन्ड को तोड़ने के लिए। और सिंस यहाँ पे सेम इंट्रैक्शन है ए एंड बी के बीच में, तो जो बनने के बाद जो एनर्जी निकलेगी वो भी आपकी सेम होगी। बस अगर ये ट्वाइस है तो आप ट्वाइस कर दोगे जो वैल्यू आपकी होगी। तो यहाँ तभी हमने 40 यहाँ पर करा, क्योंकि यहाँ पे 20 जूल है, यहाँ पे 20 जूल है, यहाँ पर भी सेम एनर्जी है तो 20 जूल आपको करनी पड़ेगी। बट यहाँ पे ए बी के बॉन्ड्स कितने हैं, 2, तो आपको 2 से आपने मल्टीप्लाई किया, इसलिए ये 40 जूल आया आपके पास, ठीक है। इसका मतलब क्या है, ए एंड बी इंट्रैक्शन जो है वो सेम है, तो इसकी वजह से क्या होगा, सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी विल बी देयर, ठीक है, सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी लगेगी। सारी कहानी इनकी इंट्रैक्शन की है, आपको ये बात हमेशा याद रखनी है। फिर आते हैं हम, अब हमने जो थर्मोडायनामिक चीज़ें हैं आपको पता है, डेल्टा वी डेल्टा एच की तो बात कर दी, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका जो डेल्टा एस और डेल्टा जी क्या होगा, हमेशा याद रखना। जो डेल्टा एस एंड डेल्टा जी ये वाले है, ठीक है, थर्मोडायनामिकल जो एंटिटीज़ हैं वो हमेशा डेल्टा एस ग्रेटर देन 0 रहेगा, मतलब डेल्टा एस की वैल्यू पॉजिटिव रहेगी और डेल्टा जी की वैल्यू हमेशा नेगेटिव रहेगी फॉर आइडल एंड नॉन आइडल सॉल्यूशन। चाहे सॉल्यूशन जो भी हो, ये दोनों चीज़ें फिक्स रहती है, सिर्फ आपके डेल्टा वी मिक्सिंग और डेल्टा एच मिक्सिंग चेंज होते हैं। और वैसे भी स्पॉन्टेनिटी के लिए आपको पता है डेल्टा जी नेगेटिव होना चाहिए और आपकी जो एंट्रोपी होगी वो हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए, तो वही केस है। अब देखो रीज़न भी मैं बता देती हूँ क्यों होता है ऐसा। आपको पता है डेल्टा एस क्या है, चेंज इन एंट्रोपी, और एंट्रोपी क्या होता है, मेजर ऑफ रैंडमनेस, मतलब जितनी ज़्यादा रैंडमनेस, मोर इज़ द रैंडमनेस, जितना ज़्यादा उथल पुथल होगा, जितना ज़्यादा रैंडम मतलब बिल्कुल ही उथल पुथल होगा, उतनी ज़्यादा एंट्रोपी अच्छी होती है, मतलब उतना ज़्यादा क्या हो जाएगा, डेल्टा एस पॉजिटिव हो जाएगा, या फिर लिख सकते हो डेल्टा एस ग्रेटर देन 0, ये कंडीशन होती है और यही आपकी फेवरेबल कंडीशन होती है, ठीक है, स्पॉन्टेनिटी के लिए। अब सॉल्यूशन की बात करें, क्यों बात करें कि हर सॉल्यूशन के लिए डेल्टा एस पॉजिटिव होगा। सपोज़ यहाँ पर ए है, यहाँ पर आपके पास ए है, ठीक है, यहाँ पे ए के पार्टिकल्स हैं क्योंकि यहाँ पर आपके पास प्योर ए है, यहाँ पर आपके पास क्या है, प्योर बी है क्योंकि सारे बी के ही पार्टिकल्स हैं। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए के पार्टिकल्स भी हो जाएंगे बीच में, ठीक है, ए के पार्टिकल्स भी हो जाएंगे और साथ ही साथ बीच में आपके पास बी के पार्टिकल्स भी हो जाएंगे। और इवेंचुअली क्या होगा, नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी ऑब्वियसली सॉल्यूशन में बढ़ रहे हैं, क्योंकि सॉल्यूशन में क्या है, सॉल्यूशन अब कैसे बन रहा है, ए और बी दोनों से बन रहा है। और यहाँ पर क्या था आपका, यहाँ प्योर बी था, यहाँ पे आपका प्योर ए था। अब क्या हुआ, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ जो मॉलिक्यूल्स हैं वो बढ़ गए, तो अब यहाँ सॉल्यूशन में क्या होगा, आपको पता है जितने ज़्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है उतना ज़्यादा उनमें रैंडमनेस होगा, उतने ज़्यादा ये टकराएगी, उतना ज़्यादा रैंडम कर देंगे सॉल्यूशन को। इसका मतलब जब आप इनिशियल से फाइनल जा रहे हो तो फाइनली आपके पास क्या हो रहा है, रैंडमनेस। यहाँ पे क्या हो रहा है, मेन चीज़ आती है कि रैंडमनेस इंक्रीजेस, कि ये रैंडमनेस इंक्रीज़ कर रही है, इंक्रीज रैंडमनेस है, इसका मतलब जो टोटल डेल्टा एस है वो पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि यहाँ तो कम नंबर है ए के, यहाँ पे भी कम नंबर है बी के, अगर दोनों को मिला दो तो ऑब्वियसली रैंडमनेस नहीं होगी, बिल्कुल इधर उधर उथल पुथल हो जाएगी, इसीलिए रैंडमनेस इंक्रीज़ हो रही है। तो डेल्टा एस आपका इस केस में, मतलब हर सॉल्यूशन के केस में, क्योंकि ग्रेटर देन 0 आता है, क्योंकि जब सॉल्यूशन बनना है वो ए और बी को मिला के ही बनना है, ठीक है, हमेशा मिक्स तो हो गई ही, अगर मिक्सिंग होगी नंबर बढ़ेंगे ए एंड बी के, ठीक है। इसका मतलब है कि आपका यहाँ पे जो एंट्रोपी है वो हमेशा इंक्रीज़ करेगी। अब देखो यही लिखा है, और साथ ही साथ आप इसके नोट्स भी बनाते चले जाओ। व्हेन एनी सॉल्यूशन फॉर्म्स देयर इज़ इंक्रीज इन रैंडमनेस, वो तो हमेशा होना ही होना है रैंडमनेस, एज देयर इज़ इंक्रीज इन द नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन द सॉल्यूशन। सो हमेशा सॉल्यूशन के लिए डेल्टा एस इसीलिए ग्रेटर देन 0 होता है, whether इट इज़ आइडल और नॉन आइडल सॉल्यूशन। अब डेल्टा जी की बात करते हैं, डेल्टा जी हमेशा लेस देन 0 क्यों रहेगा, चेंज इन गिव्स फ्री एनर्जी इज ऑलवेज नेगेटिव,
ठीक है। व्हेन सॉल्यूशन इज फॉर्म, ये हमेशा नेगेटिव होती है क्योंकि सॉल्यूशन बनना एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। ऐसा तो है नहीं कि बन ही नहीं रहा है, बहुत मेहनत करनी पड़ रही है, बस मिक्स करा और सॉल्यूशन बन जाएगा आपके पास, ठीक है। तो सॉल्यूशन बनना इज अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। और आपको पता होगा, अगर थर्मोडायनेमिक्स थोड़ा आपको पता होगा, तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस के लिए हमेशा डेल्टा जी इज़ नेगेटिव होना चाहिए, इज़ लेस देन ज़ीरो। इसीलिए ये डेल्टा जी नेगेटिव होता है और डेल्टा एस पॉजिटिव होता है, कोई भी सॉल्यूशन चाहे हो, ठीक है। ये भी मैंने क्लियर कर दिया यहाँ पे। अब लास्ट में आते हैं जल्दी से एग्जांपल्स ऑफ द आइडल सॉल्यूशन, कि कैसे पता कि कौन सा आइडल सॉल्यूशन है कैसा नहीं। दो क्राइटेरिया इसके याद रखने हैं हमेशा आपको, कि फर्स्ट क्या होता है कि जो दो आप बोल रहे हो आइडल सॉल्यूशन, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, वो दोनों क्या होने चाहिए, नियरली सेम मास के होने चाहिए। मतलब उनका मोलर मास थोड़ा, मतलब एग्जैक्टली सेम तो नहीं हो सकता, बिल्कुल हल्का सा फ़र्क होना चाहिए, नियरली सेम होने चाहिए उनके मोलर मासेस। या फिर क्या होगा, या फिर उनके जो साइजेस है उसमें बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं होना चाहिए। ऐसे नहीं होना चाहिए एक आपने इतना साइज़ का ले लिया, एक आपने इतना साइज़ का ले लिया। बात क्या होती है, साइज़ और मास क्यों बोला जा रहा है यहाँ पे, क्योंकि जो साइज़ है उसकी वजह से आपकी जो वॉन डर वाल फोर्सेस है, जो ए बी बी इंट्रैक्शंस है जो हमने पढ़ी थी, ए बी बी और ए बी इंट्रैक्शंस, ठीक है, वो क्या होती है, वो चेंज होती रहती है, क्योंकि वॉन डर वाल जो फोर्सेस होती है वो डिपेंड करती है साइज़ पे, ठीक है, साइज़ एंड मास पे। तो इसीलिए आपको नियरली सेम रहनी पड़ेगी, क्योंकि अगर सेम लोगे मास एंड साइज़ वाले मॉलिक्यूल्स, तो क्या होगा, उनमें इंट्रैक्शन सेम होगी, और सेम इंट्रैक्शन वाले ही क्या होते हैं, आइडल सॉल्यूशन होते हैं। और दूसरी चीज़ की जो पोलर नेचर है वो दोनों का सेम होना चाहिए। या तो वो क्या होने चाहिए, या तो वो पोलर पोलर होने चाहिए, या तो दोनों क्या होने चाहिए, पोलर पोलर होने चाहिए, या फिर दोनों क्या होने चाहिए, नॉन पोलर होने चाहिए, ठीक है। मतलब जो पोलैरिटी है दोनों की वो सिमिलर होनी चाहिए, सिमिलर नेचर होना चाहिए। ये दोनों चीज़ें क्यों क्राइटेरिया है, जस्ट इसीलिए सो दैट ए इंट्रैक्शन बी इंट्रैक्शन और ए बी इंट्रैक्शन सेम आए। अब यहाँ पर देखते हैं, जैसे फर्स्ट एग्जांपल है वेरी इंपॉर्टेंट, बेंजीन एंड टॉल्वीन। आपको पता है बेंजीन होता है C6H6 और टॉल्वीन होता है उसी रिंग के ऊपर, जस्ट आपने CH3 लगा दिया। तो अब यहाँ देखो, फर्स्टली ये क्या है, ये एक नॉन पोलर है, ठीक है, ये क्या है, नॉन पोलर है। ये भी क्या है, ये भी आपका नॉन पोलर है। पोलैरिटी वाला तो चीज़ ठीक हो गई, ठीक है, नॉन पोलर है। और दूसरा क्या है, दूसरा इसका मॉलिक्यूलर जो मास है वो भी अराउंड सेम ही है। वैसे भी मॉलिक्यूलर मास अब आपने कैलकुलेट करने नहीं बैठना है, आप यहीं से पता लगा सकते हो। ये C6H6 है और इसमें क्या है, बस इसमें एक हाइड्रोजन हटा के एक CH3 लगा हुआ है, तो बिल्कुल आपके सिमिलर, बिल्कुल पास पास में आपके मासेस है, बिल्कुल सिमिलर जैसे। और ऑन द अदर हैंड जैसे N हेक्सेन हो गया, N हेप्टेन हो गया। हेक्सेन क्या होता है, C6 वाला, ठीक है, C6H14। और हेप्टेन क्या होता है, C7 वाला, और C7H16 ये होता है। अब यहाँ देखो, सिर्फ क्या है, एक कार्बन का डिफरेंस है, तो कुछ इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं इसके मासेस में आएगा, बिल्कुल सिमिलर मासेस वाले है। तो ये दोनों जो सॉल्यूशन बनाएंगे, दोनों को जब आप मिक्स करोगे तो यू विल गेट द आइडियल सॉल्यूशन। और वैसे ही इथाइल क्लोराइड एंड इथाइल ब्रोमाइड। अब क्या है, यहाँ पे क्लोरीन ले लिया एंड ब्रोमीन ले लिया। अब क्या है, यहाँ पर क्लोरीन एंड ब्रोमीन का क्या है, साइज ऑलमोस्ट सिमिलर है, क्योंकि फ्लोरीन के नीचे आता है क्लोरीन, क्लोरीन के नीचे आता है ब्रोमीन, ठीक है। तो ये दोनों बिल्कुल ही साथ साथ पड़ते हैं, इसीलिए ये ज़्यादा डिफरेंस नहीं करेंगे। और फिर आती है बारी हमारी, जैसे दो हाइड्रोजन को हटा के अगर दो ब्रोमीन लगा दो और क्लोरीन लगा दो, तो ऑब्वियसली ये भी सिमिलर ही रहेंगे, क्योंकि यहाँ पे ब्रोमीन है और यहाँ पे क्लोरीन है और इनके सिमिलर साइजेस होते हैं। अगर मैं आपको कहूँ कि यहाँ पर अगर मैंने CH3 CH2 और मैंने यहाँ पे ब्रोमीन ले लिया, सॉरी मैंने यहाँ पे क्लोरीन ले लिया, और मैंने CH2 CH3 CH2 एंड यहाँ पर आयोडीन ले लिया, तो दोनों में क्या है, दोनों आइडल सॉल्यूशन हो गए, दोनों आइडल सॉल्यूशन नहीं हो गए। क्योंकि क्या हो रहा है, क्लोरीन एंड आयोडीन में बहुत साइज़ का डिफरेंस है। साइज़ का डिफरेंस आने की वजह से इंटरेक्शन भी इनकी चेंज हो जाएगी। क्योंकि अब क्या होगा, जो आप बोलते थे कि ए इंट्रैक्शन बी इंट्रैक्शन नहीं रहेगी, क्योंकि इंट्रैक्शन तो डिपेंड करती है ना साइज़ के ऊपर। यहाँ पे देखो, क्लोरीन एंड ब्रोमीन का, आयोडीन का साइज़ बहुत डिफरेंट है, क्योंकि अगर आप हेलोजन्स को देखो, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन,
ठीक है, क्लोरीन यहाँ पड़ा हुआ है और आयोडीन यहाँ पड़ा है, बहुत दूर चला गया ना। और जो क्लोरीन एंड ब्रोमीन का बोलते थे वो बिल्कुल सेम सेम है, इसीलिए ये आइडियल सॉल्यूशन बनाते थे। इसीलिए ये जो दोनों हो गए ये विल नॉट फॉर्म द आइडियल सॉल्यूशन। होपफुली आपको समझ आया होगा, कमेंट करके ज़रूर बताना। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे अबाउट द नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। थैंक यू सो मच।